दोस्तों इंडिया आज वर्ल्ड में वो कंट्री बन चुका है जहां पॉपुलेशन ऑफ यूथ सबसे लार्जेस्ट बताई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यूथ हेल्दी है? क्या इस यूथ के पास मेंटल और फिजिकल इलनेस से लड़ने के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं? दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ईयर 2020 में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 2020 में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की। इस आंकड़े के हिसाब से साल 2020 में हर दिन 419 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया में जहां मर्डर रेट 2.2% है, वहीं सुसाइड रेट 11.3% है। मतलब मर्डर से मरने वाले लोगों के कंपैरिजन में सुसाइड से मरने वाले कहीं ज़्यादा हैं। खैर ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बाकी कंट्रीज़ जैसे श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी सुसाइड केसेस मर्डर केसेस से काफ़ी ज़्यादा हैं। और दोस्तों फ्रांस जैसी मेजर इकोनॉमी में भी पर लाख सुसाइड परसेंटेज 12.5% है, जबकि मर्डर रेट 1.3%। और ये गैप सबसे ज़्यादा देखा गया है जापान में, जहां सुसाइड करने वालों की पर लाख परसेंटेज है 14.2% और मर्डर्स की परसेंटेज है 0.25%। यूँ तो इन कंट्रीज़ में सुसाइड्स के कई कारण हैं, लेकिन यदि बात करें इंडिया की तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ फैमिली इश्यूज़ के चलते सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इलनेस। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया में बढ़ते सुसाइड्स के इन्हीं सारे रीजंस को और जानेंगे कि गवर्नमेंट ने इन्हें रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं और फ्यूचर में और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी रिलेवेंट है और टॉपिक से रिलेटेड सवाल GS1 के सोसाइटी और GS2 के हेल्थ इश्यूज सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया में हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में हर घंटे 10 से 11 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस देखे गए, जहां महाराष्ट्र सबसे टॉप पर था 13% ऑफ टोटल सुसाइड केसेस के साथ। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सुसाइड केसेस देखे गए। दोस्तों इंडिया में नदर्न स्टेट्स के कंपैरेटिवली सदर्न स्टेट्स में सुसाइड केसेस ज़्यादा देखने को मिले। राखी डेंडोना, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये बताती हैं कि भले ही सदर्न स्टेट्स नदर्न स्टेट्स से ज़्यादा एजुकेटेड और फाइनेंशियली वेल एम्पावर्ड हैं, लेकिन वहाँ सीवियरिटी इन फैमिली इश्यूज के चलते सुसाइड रेट्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। 2020 की इस रिपोर्ट में यूटीज़ में भी कई सुसाइड केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसमें सबसे ऊपर दिल्ली रही है, जहां 3,142 सुसाइड केसेस देखे गए। और ये नंबर इसके पिछले साल यानी 2019 से 24% ज़्यादा था। इन सब के अलावा अगर इंक्रीज इन सुसाइड रेट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज उत्तराखंड में देखा गया, जहां 2019 के मुताबिक 2020 में 82.8% ज़्यादा केसेस थे। 2020 में आई कोविड पैंडेमिक इस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सुसाइड्स में एक बड़ा रोल प्ले करता है। हम सब जानते हैं कि कैसे 2020 में लॉकडाउन लगने से इंडिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। निमहंस के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री द्वारा की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि 30 से 59 की एज वाले 50% लोगों ने कोविड पॉजिटिव होने के पहले ही हफ्ते में आत्महत्या की। इन सुसाइड का रीजन सोशल आइसोलेशन, अब्रप्ट चेंज इन लाइफस्टाइल, डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन, इकोनॉमिक स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बताया गया। कई एक्सपर्ट्स जैसे सौमित्र पथारा का ये मानना है कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज ही सुसाइड रेट्स के बढ़ने का मेन रीजन है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी सुसाइड केसेस के कॉज फैमिली इश्यूज और इलनेस देखा गया है और 61% सुसाइड केसेस मेजरली 18 से 45 के एज ग्रुप के लोगों के थे। दोस्तों यदि हम बात करें 18 से कम एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन की, तो वहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स और इलनेस के साथ ही साथ फेल्ड रिलेशनशिप्स भी एक मेजर कॉज देखा गया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि स्कूल में टीनेजर्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, जहां उन्हें रिलेशनशिप्स, करियर और इमोशनल वेलबींग की बातें बताई जाएं। साल 2020 में टोटल सुसाइड केसेस में
8% केसेस स्टूडेंट के थे, जो मोस्टली महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड से थे। यहाँ स्टूडेंट के केसेस में और भी मेजर रीजन सामने आए, जैसे एग्जाम में फेल होना, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, सब्सटेंस अब्यूज, बुलिंग, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। कई एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस एक बड़ा रोल प्ले करता है और इसे सही से मैनेज ना कर पाने पर एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे मेंटल इलनेस भी पैदा हो जाते हैं। नीड टू आउट परफॉर्म अदर्स, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया 2015-16 में पता चलता है कि एडोलसेंट्स में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स 7.3% रेट से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल मेंटल हेल्थ को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी या अवेयरनेस कैंपेन नहीं है। ईयर 2020 में लॉकडाउन के चलते अनेक सुसाइड केसेस सामने आए, लेकिन एक केस ऐसा था जो इंडिया में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जैसी फैसिलिटी लेकर आया। 6 जनवरी 2019 में राघव ठाकरन, जिसकी एज सिर्फ 18 ईयर्स की थी, वो कुछ मेंटल इलनेस के चलते सुसाइड कर बैठा। राघव की बहन राशि ठाकरन पर इसका गहरा असर पड़ा और उनका कहना था कि वो अपने भाई से क्लोज थी, पर फिर भी कभी जान नहीं पाई कि सुसाइड की वजह क्या थी। इसके बाद राशि ने change.org पिटीशन स्टार्ट की और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को एड्रेस करते हुए उन्हें रिक्वेस्ट करी कि एक नेशनल हेल्पलाइन फॉर सुसाइड इंप्लीमेंट की जाए। इस पिटीशन के बाद 7 सितंबर 2020 को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत द्वारा किरण हेल्पलाइन शुरू की गई। इस इनिशिएटिव का मकसद था अर्ली स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाना। इस हेल्पलाइन को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है और लगभग 660 वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, 668 साइकियाट्रिस्ट, 75 मोर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और 25 हेल्पलाइन सेंटर्स किरण हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं और इसे पर्पसली रन कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में 2017 के पहले एक मेजर प्रॉब्लम था आईपीसी सेक्शन 309, जो अटेम्प्टेड सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस बताता है। ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए था क्योंकि कुछ लोग इम्प्रिजनमेंट के डर से सुसाइड केसेस रिपोर्ट ही नहीं करवा रहे थे, जिसके कारण सुसाइड्स के एक्चुअल रेट्स को ट्रैक करना और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के आने से ये प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉल्व हो गई। ये एक्ट अटेम्प्टेड सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करता है और साथ ही इंश्योर करता है कि सुसाइड अटेम्प्टर्स को पूरी मेंटल हेल्थ केयर, साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं और उन पर कोई भी पनिशमेंट ना लगाई जाए। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि विक्टिम ने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया तब वो किसी मेंटल इलनेस में नहीं थे, तो उन पर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी फिर से लगाया जाएगा और उसके तहत पनिशमेंट भी मिलेगी। मेंटल हेल्थ एक्ट भले ही एक अच्छा इनिशिएटिव रहा हो, लेकिन बढ़ते सुसाइड रेट को ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करी जाए तो 2015 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा सेट किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम के अंतर्गत सुसाइड प्रिवेंशन को भी एक मेजर गोल बताया गया है और यूएन ने 2030 तक सुसाइड रेट्स को 1/3 से रिड्यूस करने का एम सेट किया और अपने मेंबर्स को भी कहा कि वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले। दोस्तों, WHO की 2018 में आई एक रिपोर्ट में देखा गया कि वर्ल्ड में 197 में से सिर्फ 40 कंट्रीज ही ऐसी हैं जहां सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एक नेशनल पॉलिसी है और इंडिया इस 40 कंट्रीज की लिस्ट से बाहर है। यूएसए, फ्रांस, जापान, आयरलैंड, भूटान, नॉर्वे, स्वीडन, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर नेशनल पॉलिसीज भी हैं और उन पर इफेक्टिवली काम भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो साल 2007 में प्रोग्राम किलुआर्गा हरापन रन किया गया था, जिसका एम था पुअर हाउस होल्ड्स को टारगेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इस प्रोग्राम के चलते पुअर फैमिलीज को ईयरली बेसिस पर कैश ट्रांसफर करा जाने लगा, जो उनकी 10% ऑफ एनुअल कंजम्पशन के इक्वल रखा गया। पीकेएच का एम था पुअर हाउस होल्ड्स में हेल्थ और एजुकेशन जैसे सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाना, जिससे कि उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव करा जा सके। इसका पायलट वर्जन में 6 लाख हाउस होल्ड्स पर यह प्रोग्राम रन किया गया। फिर इसकी सक्सेस देख के 2014 में इसे 5.2 मिलियन हाउस होल्ड्स तक पहुंचाया जाने लगा। इस प्रोग्राम के चौंकने वाले आंकड़े तब सामने आए जब देखा गया कि इन हाउस होल्ड्स में जहां सुसाइड रेट पॉवर्टी के चलते सबसे ज़्यादा थी, वो 18% से रिड्यूस हो गया था। इंडिया में भी 2020 में फार्मर्स के बीच 7% ऑफ टोटल सुसाइड केसेस देखने को मिले।
नंबर में देखें तो कुल 10,667 सुसाइड केसेस रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों, इंडिया में सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर नेशनल लेवल पर आज तक कोई मेजर इनिशिएटिव देखने को नहीं मिलती थी। पर अच्छी बात यह है कि इंडिया में कुछ नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक्शन में है जो काफी हद तक सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर काम कर रहे हैं। संगत, हंकनन इंस्टीट्यूट एंड आसरा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्रीक्वेंटली सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर वेबिनार्स, डिस्कशन और वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते रहते हैं। ये एनजीओज बेसिकली हाई रिस्क ग्रुप्स सच एज स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को टारगेट करते हैं जो किसी मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हों। सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी, जिसे हम CMHLP के नाम से भी जानते हैं, अपने प्रोजेक्ट सायरन के माध्यम से इंडियन न्यूज़पेपर्स और मीडिया को रेगुलरली चेक करता है, ये देखने के लिए कि वो WHO द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। CMHLP मीडिया प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है ताकि वो रिस्पॉन्सिबली सुसाइड्स को रिपोर्ट कर पाएं। इसी के साथ साथ CMHLP रूरल इंडिया में स्पिरिट यानी सुसाइड प्रिवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डिजाइन इंटरवेंशंस को भी इम्प्लीमेंट करवाता है। इन इंटरवेंशंस के चलते रूरल इंडिया में रह रहे यूथ में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जाती है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे किसी सुसाइडल इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें किस तरह सपोर्ट पहुंचाया जाए। संगत और क्विक स्टैंड डिजाइन स्टूडियो के साथ मिलकर CMHLP एक प्रोग्राम भी रन कर रहा है जिसका नाम है आई आउटलिव, और इनका मकसद है अर्बन इंडिया में रहने वाले मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स तक मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस पहुंचाना। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कुछ ऐसे लोगों को होना जरूरी है जो इन लोगों तक वैलिड और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज पहुंचाएं और सुसाइडल पर्सन को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। ऐसे इंडिविजुअल्स को गेट कीपर कहा जाता है। SPIF यानी सुसाइड प्रिवेंशन इंडिया फाउंडेशन QPR इंस्टीट्यूट के साथ लोगों को गेट कीपिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है और इनका स्कोप एक गेट कीपिंग कम्युनिटी भी बिल्ड करना है जिससे ऑल ओवर इंडिया में सुसाइड केसेस को कम किया जा सके। गेट कीपिंग ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि आम लोगों को बेसिक नॉलेज जैसे साइंस ऑफ सुसाइड एंड फर्स्ट एड स्किल्स प्रोवाइड कराए जाएं ताकि वो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई और सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएं। दोस्तों, बात करें सुसाइड मेथड्स की तो हैंगिंग के साथ ही साथ पेस्टिसाइड रिलेटेड सुसाइड केसेस भी देखे गए हैं। साल 2020 में भी फार्मिंग सेक्टर से 10,677 सुसाइड केसेस रिकॉर्ड किए गए, जहां मोस्ट ऑफ द केसेस में सुसाइड के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया। इसी के चलते साल 2018 में स्नेहा सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर ने WHO की मदद से तमिलनाडु में 2 विलेजेस में 2 सेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटी स्टार्ट करें। इस इनिशिएटिव के बाद तमिलनाडु के विलेज एरियाज में पेस्टिसाइड सुसाइड्स काफी हद तक कम भी होने लगे। लेकिन दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी एक नेशनल पॉलिसी तैयार करना जरूरी है क्योंकि NGOs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास काफ़ी लिमिटेड एक्सेस और रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो चाह कर भी नेशनल लेवल पर चेंज नहीं ला पाते। 2018 में WHO द्वारा आई लिव लाइफ स्ट्रेटजी कुछ ऐसे इंटरवेंशंस, प्रोसीजर्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करती है जिनका यूज करके कोई भी कंट्री एक सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी डिजाइन कर सकती है। इस स्ट्रेटजी का टाइटल लिव लाइफ है जो इस पूरी स्ट्रेटजी को डिफाइन भी करता है। वेयर L स्टैंड्स फॉर लीडरशिप इन पॉलिसी एंड मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन, I स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, V फॉर विजन फॉर इनोवेशन, फाइनेंसिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, E इज इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, सर्विलेंस एंड रिसर्च। इसका I सेक्शन जो इंटरवेंशन को डिफाइन करता है उसी में हम लाइफ को काउंट करते हैं, जहां L स्टैंड्स फॉर less means by restricting access to things which might assist or lead to suicide. I stand for interaction with media for responsible reporting. F is for the young in their life skills. E stands for early identification, management and follow-up. Live life based एक नेशनल पॉलिसी लाना इंडिया के लिए ज़रूरी है। अगर इस स्ट्रेटजी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक्सपर्ट के अनुसार यहाँ एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी की ज़रूरत है जो मल्टी सेक्टोरल हो, गवर्नमेंट द्वारा प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, फाइनेंस और टाइमली वैल्यूएट की जाए। मल्टी सेक्टोरल होने का मतलब पॉलिसी सिर्फ हेल्थ सेक्टर पे फोकस ना करके एजुकेशन, लेबर, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, बिजनेस, जस्टिस, लॉ, डिफेंस, पॉलिटिक्स और मीडिया के साथ कोलैब करके एक ऑल राउंडर इंटरवेंशन तैयार करे जो इंडिया के कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए टेलर्ड फिट हो। इंडिया में कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ये ज़रूरी है कि हम अच्छे स्टेक होल्डर्स को रिसर्च, इंटरवेंशन,
डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, स्कूल काउंसलर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, पब्लिशर्स, सिविल सर्वेंट्स और मीडिया यहाँ पर अच्छे स्टेक होल्डर्स बन सकते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अर्ली एज में ही आइडेंटिफाई की जा सकती हैं और उन्हें सुधारा जा सकता है। और स्टडीज़ की माने तो मेंटल हेल्थ मोस्टली हमारे क्लोज रिलेशंस, फैमिली, स्कूल और वर्क इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो अर्ली एज में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से और प्रॉपर काउंसलिंग से कम्युनिटी लेवल पर भी सुधार किया जा सकता है। इंडिया को ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जो प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को इंट्रोड्यूस करें। योगा और मेडिटेशन जैसे रिलैक्सिंग एंड माइंडफुलनेस एक्टिविटीज स्कूल लेवल से ही स्टूडेंट्स की डेली एक्टिविटी का पार्ट बना देना चाहिए। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, तो WHO की लिव लाइफ स्ट्रेटजी ये कहती है कि पॉलिसी के माध्यम से उन चीज़ों को भी कंट्रोल करा जाए जिसकी मदद से लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन में मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टडीज में देखा गया है कि वल्नरेबल लोगों में मीडिया रिपोर्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद इंडिया टुडे का एक आर्टिकल आया जिसमें पता चला कि ओडिशा में रहने वाले सुशांत राजपूत के 2 फैंस ने भी मेंटल इलनेस के चलते और मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हुए आत्महत्या की। इनमें से एक 13 साल की स्कूल जाने वाली माइनर थी जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी और दूसरे थे 55 ईयर्स के निरंजन राउत जो अगेन किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे और अपने फेवरेट सेलेब को आत्महत्या करते देख उन्होंने भी ये कदम उठाया। इंडियन मीडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सेट की गई गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग सुसाइड्स एंड मेंटल इलनेस को रिगरसली फॉलो करें। पॉलिसी क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है समय समय पर उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने के दौरान हमें अनेक डेटा और मैट्रिसेस मिलते हैं जिससे पॉलिसी के इम्पैक्ट को मेजर करा जा सकता है और साथ ही साथ इवैल्यूएशन से निकले आउटकम पॉलिसी मॉडिफिकेशन में भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इंडिया आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ वाली कंट्री है, लेकिन इस टाइटल के साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझना होगा कि इस ह्यूज पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपने आसपास ये देखते हैं कि आज भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशंस कम देखने को मिलते हैं। अगर कोई काउंसलिंग या थेरेपी के लिए जाता है तो उसे मेंटली वीक कंसीडर किया जाने लगता है। हमें इंडिविजुअल लेवल पर इन चीज़ों को डीस्टिग्मेटाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने क्लोज वंस, फ्रेंड्स या फैमिली से ओपनली इस बारे में बात करें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ज़रूर अप्रोच करें। स्टूडेंट फेज़ या लाइफ के किसी भी फेज़ में मेंटल इलनेस होना काफ़ी कॉमन है, लेकिन उसको इग्नोर करना लॉन्ग रन में किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन से वो फैक्टर्स हैं और कौन से वो स्टेप्स हैं जो सुसाइड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले भाग में बताया कि वीडियो यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन यूथ लीडिंग टू हाई सुसाइड रेट्स? Analyze the approach of government regarding this issue. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।